नाजरीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाजरीन, आज का मुद्दा ये है कि क्या अमेरिका रूस के आगे झुक गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से जॉन कैरी रशिया गए और उन्होंने वहां व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ रूसी वजीर खारजा सरगेई लवरोव से मुलाकात की और उसके बाद ये बयान दिया कि हम दरअसल सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए कोई इरादा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि पहले सीरिया में अमन कायम हो, वहाँ के बाशिंदे जो दूसरी ममालिक में यूरोप की तरफ जा रहे हैं वो अपने मुल्क में एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। इसकी कोशिश अमेरिका और उसके जितने भी अलायंस में मुल्क हैं वो कर रहे हैं या करेंगे। इसके बाद अब ये सवाल लाजिम है कि क्या दाइश के बढ़ते दायरे से अमेरिका के माथे पर शिकन पड़ी है या फिर ये रूस का ही दबाव था। जिस तरीके से उसने एक अड़ियल रुख अख्तियार कर रखा था सीरिया के अंदर, वो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया था और बशर अल असद की हिमायत कर रहा था। क्या उसके बाद अमेरिका को पांव पीछे खींचने पड़े हैं? क्योंकि 2011 से जारी खाना जंगी में अमेरिका लगातार यही कहता रहा कि पहले बशर अल असद हुकूमत से हटें, उसके बाद ही कोई बात होगी। तो आज इसी मसले पर हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल मौजूद है और उनसे सवाल जवाब करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका झुका है, और झुका है तो फिर इसके मायने हम क्या निकाल सकते हैं। पैनल में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर कमर तबरेज़ सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके डॉक्टर जावेद जमील हैं, तज्ज़िया निगार हैं। उनसे भी हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले के आखिरकार हम क्या मायने निकाल सकते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी हमारे साथ हैं, सदर हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। आप सभी से सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अब एक पॉलिसी चेंज की है अमेरिका ने अपनी सीरिया को बशर अल असद को लेकर, वो कितनी कारगर साबित होगी और उससे क्या वाकई मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। ये सारे सवाल जवाब, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। तो आखिरकार अमेरिका को रूस के आगे झुकना ही पड़ा। 2011 से सीरिया में जारी खाना जंगी पर अमेरिका सीरिया के सदर बशर अल असद की हुकूमत को बेदखल करने पर अड़ा था, मगर अब उसने रूस की उस मांग पर हामी भर दी है जिसके मुताबिक बशर अल असद और सीरिया के मुस्तकबिल के फैसले का इख्तियार सीरिया की आवाम को दिया जाएगा। रूस किसी भी दूसरे मुल्क की दखल अंदाजी से बशर अल असद को हटाने के खिलाफ था। दरअसल इसी हफ्ते अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी रूस गए थे। मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव से मुलाकात के बाद जॉन कैरी ने कहा कि अमेरिका बशर अल असद को फौरन हुकूमत से हटाने का इरादा नहीं रखता, बल्कि सीरिया में दहशतगर्दों का खात्मा कर अमन का माहौल कायम करना और सीरियाई मुहाजिरों को वापस लाकर उनके मुल्क में एक बेहतर जिंदगी देना अमेरिका का मकसद है। साल 2011 में सीरिया में असद हुकूमत और अमेरिका एडेड बागियों के बीच खाना जंगी शुरू हुई थी। इसके बाद खूंखार दहशतगर्द तंजीम ISIS ने भी अपना दायरा बढ़ा लिया। तब से अब तक लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग सीरिया छोड़कर यूरोप की तरफ मुहाजिर बनकर कूच कर गए। हजारों ऐसे भी थे जो बीच समंदर में डूब गए। अमेरिका तब से लेकर अब तक बशर अल असद पर बेगुनाह सीरियाई बाशिंदों के कत्लो गारत को लेकर इल्जाम लगाता रहा और बशर को हुकूमत से हटाने की जिद करता रहा, मगर सीरिया में रूस के सख्त और अड़ियल रुख के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा। वरना आसार ऐसे भी लग रहे थे कि रूस और अमेरिका के सीधे टकराव से दुनिया तीसरी जंग अजीम की दहलीज पर चली जाएगी, क्योंकि अमेरिका जहां असद के खिलाफ बागियों को हथियार और पैसे से मदद कर रहा था, तो वहीं रूस उन पर बम बरसा रहा था। तो क्या नवंबर में पेरिस और इस महीने कैलिफोर्निया में हमले करके दाइश ने अमेरिका जैसी सुपर पावर के माथे पर फिक्र की लकीरें गहरी कर दी हैं, या फिर अमेरिका को इराक और अफगानिस्तान की ही तरह सीरिया में भी अपनी गलतियों का एहसास हो चला है? और क्या अमेरिका मुअम्मर गद्दाफी के बाद खंडहरों में तब्दील होते लीबिया में अमन कायम करने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाएगा? शायद अमेरिका के लिए ये समझने का वक्त आ गया है कि उसके दखल से मुल्कों में अमन को नहीं बल्कि दहशतगर्दी को बढ़ावा मिलता है, जिसकी आंच उसके आंगन तक भी पहुंचने लगी है। तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देखी और अब सवाल शुरू करते हैं अपने मेहमानों से। डॉक्टर कमर तबरेज़, अमेरिका कहा जा रहा है कि अब रूस के आगे झुका है। इस झुकने के, अगर हम इसे झुकना माने तो इसकी वजह क्या रही? रूस का अड़ियल रुख
दाइश का बढ़ता दायरा, अमेरिकन पॉलिसी में चेंज जो हुआ है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि अमेरिका ने जो गलतियां की हैं पीछे सीरिया, लीबिया, इराक में, उससे उसने कुछ इबरत ली है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब ओबामा सदर बने अमेरिका के, तो वो यही पैगाम लेकर के आए थे कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को लेकर के जितना मारकाट हुई है जी, उससे जाहिर है कि इंसानों का कत्लेआम तो हुआ ही है, अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जाहिर है कि जब आप इतनी तादाद में अपनी फ़ौज को मुल्क से बाहर भेजते हैं तो आपके यहाँ उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, वो कहीं बागी ना हो जाएं, बगावत का जज्बा ना उनके अंदर फूट जाए। तो ये वो एक दबाव था अंदरूनी सतह पे। दूसरा, बैरूनी आलमी सतह पर एक अमेरिका पे ये दबाव था कि वो हर मुल्क में जाकर के मुदाखलत कर रहा है, वहाँ की अमन व शांति को बिगाड़ रहा है और ये दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर रहा है बल्कि इसको और बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद जो है, जब सीरिया में ये लोग सारे कूदे और एक दाइश का जो एक प्रोपेगंडा किया गया, जाहिर है दाइश को लेकर के भी दो मुतजाद ख्यालात हैं पूरी दुनिया में। कोई ये कहता है कि ये खुद यहूदियों और अमरीकी लॉबी की तरफ से पैदा की हुई एक तंजीम है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें करवा रही हैं। और हमने देखा इस बीच सऊदी अरब के भी बयान आए जी, हम मदद करेंगे बशर को हटाने के लिए। तो खैर, इन लोगों का खेल एक तरफा चल रहा था, लेकिन जब रूस कूदा सीरिया के अंदर तो फिर सारा खेल जो है वो बदल गया। जाहिर है रूस के कूदने के पीछे एक तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि बशारुल असद उनके बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रूस का बहुत बड़ा नेवल बेस है तरतूस के अंदर जो सीरिया में है, और 17वीं सदी में दौलत उस्मानिया के खिलाफ पूरी लड़ाई रूस ने उसी नेवल बेस से शुरू की। अच्छा, नेवल बेस की अहमियत इसलिए है कि जोग्राफियाई सतह पे अगर हम देखें तो वो समुद्रों से घिरा हुआ है रशा, लेकिन साल के ज़्यादातर हिस्सों में चूंकि उन तमाम समंदरों में बर्फ़ जमी रहती है तो यूरोप का जो रास्ता निकलता है वो मेडिटेरेनियन सी से होकर के निकलता है। तो वही रास्ता खास है, बहुत ख़ास है। अगर वो रूस अगर उस नेवल बेस की हिफाजत नहीं करेगा तो उसका जो तजारती ताल्लुकात हैं यूरोप से या दूसरे दुनिया के दूसरे ममालिक से, तो उसको और ज़्यादा नुकसान होगा वैसे। तो इसीलिए रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वहाँ पे। बहुत प्रोपेगंडे किए गए उसके खिलाफ, लेकिन वो नहीं माना, और यही वजह है शायद कि आज अमेरिका को झुकना पड़ा है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होगी और दो तरफा, मतलब जिसमें वहाँ के सीरिया के आवाम का जो मफाद होगा, जो वहाँ पे जिस तरह से भी ट्रांजिशन आए, मतलब सीरिया के बाशिंदे, सीरिया की आवाम ही सीरिया का और बशर अल असद का मुस्तकबिल तय करे, यही रूस की एक जिद थी। खैर, जावेद जमील साहब, आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं, क्या अमेरिका जो झुका है वो झुका है या पॉलिसी में चेंज है, इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर था? नहीं, पॉलिसी में चेंज क्या है, वो तो मजबूरी है उनकी, जो उन्होंने किया है वो मजबूरी के हालात में किया है। देखिए, आज से 2 साल पहले तक तकरीबन ये समझा जाता था कि ये वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, कि जहाँ पर सिर्फ अमेरिका एक सुपर पावर है, और ये सूरत हाल कोल्ड वार के दिनों से तकरीबन जारी थी। अफगानिस्तान में इस रूस की हार के बाद ये समझा जाने लगा था, अमेरिका में आम ख्याल ये था कि वो बहुत जल्दी अब रूस अपने आप को इस पोजीशन में नहीं ला सकेगा कि वो अमेरिका का मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाए। लेकिन पुतिन एक बहुत मजबूत, एक मैचो मैन उनको आज के तारीख में कहा जा रहा है, वो उसके तौर पर उभरे, और अमेरिका ने इराक में और अफगानिस्तान में लड़ाई के बाद में उसकी एक पॉलिसी में तब्दीली आई। उन्होंने देख लिया था कि लड़ाई में, जंगों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उनकी अपनी अफवाज में भी उनकी अच्छा खासा, उनकी काफ़ी तादाद में लोग हलाक हुए थे, और बड़ी तादाद में लोग, तकरीबन 70,000 लोग ज़ख्मी हुए, मिलिट्री के लोग, कई ट्रिलियन डॉलर उनका खर्च हो गया। तो एक पॉलिसी में तब्दीली की कि अब बजाय जंग करने के खाना जंगियां बढ़ाई जाएं मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो खाना जंगी का दौर पहले वो अरब स्प्रिंग के नाम पर शुरू हुआ, उसके बाद उन्हें खाना जंगियों में तब्दील कर दिया गया। लीबिया के अंदर किस तरह गद्दाफी को 1 मिनट में हटाकर तब्दील कर दिया गया, इजिप्ट के अंदर क्या किया गया, यही कोशिश उनकी सीरिया में थी, चूंकि बशारुल असद अकेला उस इलाके के अंदर एक ऐसा शख्स था कि जो इसराइल के और अमेरिका के अगर उसमें धड़े में देखें तो 2 अड़ियल शख्स, बशारुल असद और पुतिन, ये अमेरिका के सामने डटे रहे। और चूंकि ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रीटी के बाद में एकदम सिचुएशन चेंज हो गई। आज की तारीख में वर्ल्ड फिर बाइपोलर वर्ल्ड बन गया है, उसको अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईरान यहाँ पर रूस के साथ, अब रूस, ईरान
और इराक, इवन इराक, हालांकि इराक के अंदर हुकूमत बदली गई अमेरिका के जरिए, लेकिन आज की जो इराक की हुकूमत है वो रूस और ईरान के साथ में शामिल हो गई है। उन्होंने एक पूरा एक नया एक ग्रुप बना लिया है और वो ग्रुप इतना मजबूती के साथ में उभरा है कि अमेरिका के सामने इसके अलावा कोई चारा बाकी नहीं रह गया। अगर आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आपसे पूछना चाहेंगे, अपनी क्रिएशन को आखिरकार अमेरिका कैसे खत्म करेगा? रूस तो उसके खिलाफ है, लेकिन अमेरिका साथ नहीं आ रहा था रूस के। अब आईएसआईएस के खिलाफ जंग कैसे लड़ेगा अमेरिका अगर उनकी क्रिएशन है? देखिए, सीरिया एक बहुत ही पेचीदा इशू है जी, और सीरिया को इतनी आसानी से सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए कि वो रूस और अमेरिका के माबैन कोई है। सीरिया की प्रॉब्लम यह है कि जिस बहार अरब की बात की जाती रही है, जैस्मिन रिवोल्यूशन की बात इतनी शिद्दत से उठाई गई, उसका मुतालबा क्या था? वो ये था कि डेमोक्रेसी लोग वहाँ पर लाना चाहते थे, ट्यूनिस पे डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, मिस्र में लाना चाहते थे, लीबिया में लाना चाहते थे। उसी सीरीज में सीरिया में भी हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट। तो बाकी जगहों पे गवर्नमेंट्स टॉपिल हो गई, सीरिया में टॉपिल नहीं हुई। क्यों? सिर्फ इसलिए एक ही इशू है, कंटेंजरस इशू जो आज की तारीख तक जिंदा है, वो ये है कि हु इज आफ्टर बशार अल असद। बशार असद के बाद रिप्लेसमेंट गवर्नमेंट कौन है? और चूंकि ज्योग्राफिकल पोजीशन, कमर साहब ने कह रहे थे, लीबिया में भी नहीं ढूंढ कहीं नहीं ढूंढ पाया, और इसीलिए अफगानिस्तान में नहीं ढूंढ पाया। अब इसकी पोजीशन ये है कि इसके गोलान की पहाड़ियां और इजराइल बिल्कुल मिला हुआ है। तो इतना कुर्बत इजराइल के साथ होना और एक टेंशन होना, ऐसे में आप देखिए मिस्र में जब इंतखाब हुआ तो जीत के कौन आया? इस्लामिस्ट। लीबिया में इस्लामिस्ट है जो लड़ रहे हैं, ट्यूनिस में कौन है? इस्लामिस्ट है। सीरिया में भी इस्लामिस्ट का कोई एक एज हासिल था, एहरार को एक एज हासिल था। और उसके बिल्कुल बराबर में फ़लस्तीन में कौन है? हमास है गाजा में, वो भी इस्लामिस्ट है। तो ये सारे इस्लामिस्ट अगर उस पूरे रीजन में आ जाएं तो इसराइल के लिए मसला है, और यही प्रॉब्लम अमेरिका की प्रॉब्लम है। और इस अकेली प्रॉब्लम की वजह से रशिया का कोई इंटरेस्ट वहां ये नहीं है। इसराइल के साथ साथ हम यूरोप को भी जोड़ें। यस, पूरा यूरोप पेरिस तक पहुंच गई आग जो सीरिया से निकली, तो हुआ और कैलिफोर्निया तक पहुंच गई। पेरिस तो हुआ ही इसलिए है कि दाइश के खात्मे का ऐलान है। पेरिस दाइश को इन लोगों ने क्रिएट किया था वहां पर एक ऑयल के ब्रोकर की हैसियत से, नंबर 1, और नंबर 2 कुर्दों को हथियार पहुंचाने के लिए। इन दो अगराज से दाइश को पैदा किया गया था। अब तेल वो खरीद रहा है। इवन ये कि आज ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बशार असद खुद तेल खरीदते हैं दाइश से। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वो ये बड़ी पेचीदा का, ये मैं समझना चाहूंगा आपसे। वक्त एक छोटे से वक्फे का उछला है और यहीं से बात को शुरू करेंगे कि आखिरकार इस सीरिया का मसला इतना उलझा हुआ क्यों है, और अगर इतना उलझा है तो क्या ये जो बयानात अब जॉन कैरी के सामने आए हैं उसके बाद ये मसला सुलझेगा? छोटे से वक्फे के बाद। तो नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। आपका और डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से मेरी बात हो रही थी वक्फे के पहले। ये जो पेचीदा मसला है, हमने सवाल उठाया था और छोड़ गए थे सवाल वक्फे से पहले कि इतना पेचीदा मसला सीरिया का, जहाँ समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी तरफ से कब कब किस वक्त में लड़ रहा है। हर वक्त में कोई ना कोई चेंज होता नज़र आता है। क्या ऐसे हालात में हम देखेंगे कि वाकई जो सीरिया के मसले पर अमेरिका और रूस एक सही डायरेक्शन में लड़ पाएंगे, जाकर आईएसआईएस का खात्मा कर पाएंगे और सीरिया को पटरी पर ला पाएंगे? देखिए, मैं बहुत वाज़ेह कहना चाहता हूँ जी, और मुझे इसमें बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये सीरिया उस जंग का नुक्ता आगाज़ है और वही कंटिन्यूएशन है कि जिसमें दुनिया में उभरती हुई इस्लामी पॉलिटिकल इस्लाम को क्रश करने के लिए सारी दुनिया ने हाथ मिलाए हैं। और तीसरी जंग का ऐलान किए बगैर एक तीसरी जंग का आगाज उस खित्ते में कर दिया गया है। ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न जो इस जंग का है वो ये है कि ग्रेटर इजराइल के क़याम के लिए वहाँ पर छोटी छोटी ममलिकतों को पैदा करने का जवाब चाहिए। मसलन सीरिया को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा मौजूद है, ईरान को तकसीम करने का मंसूबा मौजूद है, इराक के 3 हिस्से करने का मंसूबा मौजूद है, तुर्की का मौजूद है। नहीं, ये तो आपस में तो वो तो हलीफ कुव्वतें हैं ना जो उनके साथ में है, जो आपस में लड़ रही। कहीं शिया सुन्नी का नाम दे रहे हैं उसको, कहीं वहाबियत का नाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं कुर्दों को तो बनाया ही जाएगा।
लेकिन इस पूरे रीजन में जो फ्रात से लेके सुइस के बीच का हिस्सा है, इसमें कम से कम 14 नई स्टेट्स उस हैसियत से उसी तरह उभर के सामने आनी है। इन सबका जैसे नाम तो ये है कि 1947 हम में आया था। बादशाहत को खत्म करके डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी आप लाएंगे तो आप हमास की डेमोक्रेसी को क्यों नहीं मान लेते हैं? आपने मिस्र की डेमोक्रेसी को क्यों नहीं मान लिया? आप ही के पैरामीटर क्या पे वो बनी हुई अपनी तरह ही थी। डेमोक्रेसी अपने हक की लाना चाहते हैं? वो लाना चाहते हैं जिसमें उनके अपने पपेट्स वहां मौजूद हों। और ये और इजिप्ट में हुआ। जो इस्लामिस्ट ना हो, वही मैंने कहा पहले नंबर, इस्लामिस्ट वहां पर उभर रहे हैं, इस्लामिस्ट ना हो, उनके ठीक पसंदीदा है, मैं आप ही डिप्लोमेट्स के हो। पास आना चाह रहा था। जावेद जमील साहब, आप कुछ कहना चाहते नहीं, थे मैं इसी ये बात कह रहा था कि वहाँ डेमोक्रेसी का उनका जो तजर्बा है वो उनके लिए इसलिए परेशान कुन पूरे वेस्ट के लिए साबित हो गया है कि जब जब जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी आती है उसके नतीजे के तौर पर इस्लामी सियासी पार्टियां बरसर इख्तदार आती हैं, और इस्लाम का जिस चीज़ से उनको सबसे ज़्यादा खाइफ हैं, इस्लाम के एक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम से जो एक मुकाबला करता है, उनकी पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें जिस तरीके से वो इंसानी कमजोरियों की तिजारत करते हैं, अल्कोहल, गैम्बलिंग और सेक्स उनका तिजारत का एक अहम जुज है, इस्लाम उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट बन के आता है। इसलिए इस्लाम को एज ए सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सिस्टम अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए उनको कुछ लोगों का बर्बाद होना जरूरी है। गवर्नमेंट्स की पॉलिसी कोई भी हो, अवाम के अंदर समाजी तौर पर इस्लाम मौजूद है उस खित्ते के अंदर, ये एक बड़ा मसला है। हाँ, तो उनके लिए बस मसला ये है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी भी अगर असरअंदाज होने लगेंगे तो उनके लिए मसला पैदा हो आप जाएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं, अल्कोहल, लिक्विड वगैरह, हथियार भी तो वहीं हथियार- जाएंगे हथियार, जहां लोग weapons- लड़ेंगे। weapons भी- और weapons का और भी तेल मसला है। चोरी होगा। पूरी इकोनॉमी का अब सवाल पैदा हो रहा है। $12 पर बैरल पे दाइश तेल बेच रहा है, और दुनिया में कौन है जो दाइश से तेल नहीं खरीद रहा? सही कौन है? और आप उसी दाइश को और मिटाने की बात अमेरिकन कर रहे हैं। जितनी भी हथियार बनाने की कंपनियां वो लगातार मुनाफे में भी जा रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। डॉक्टर कमर तबरेज, आपका क्या पॉइंट है इस पर? जी, किसी ज़माने में ऐसा ही इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन के साथ भी किया गया था। अमेरिका ने उनको शह दी, और उस ज़माने में भी कहा जाता था कि सद्दाम हुसैन ने चीन को सस्ते तेल फराहम किए, हिंदुस्तान को किए, और दीगर अपने ममालिक को। सर्वाइवल के लिए किए, जी, क्योंकि पूरी तरीके से बैन कर रखा था, पूरी शो कर दुनिया। रखा था। जी, जहाँ तक दाइश को खड़ा करने का सवाल है, तो ये इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि उसने ऐसा नहीं किया है। आप तालिबान को देख लें, हमारे पड़ोसी मुल्क में तालिबान है। जब सोवियत रशिया से लड़ाई चल रही थी तो तालिबान को किसने खड़ा किया? अमेरिका ने खड़ा किया, लेकिन उसामा के बहाने फिर उसी तालिबान के खिलाफ उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। तो शाम के अंदर जो दाइश के ख़िलाफ़ इनको लड़ना पड़ रहा है, ये उनकी तैयार की हुई एक सेना थी, एक फ़ौज थी। तो ये तो मामला ये है कि रूस के कूदने की वजह से सारा खेल बिगड़ गया, वरना वो उनका जो मंसूबा था वो उसके हिसाब से बड़ी आसानी से चल रहे थे। तो मसला यही है कि वो अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पे ये थोप देते हैं। अब जैसे इस्लामी दहशतगर्दी का मैं बार बार ये कहता हूँ कि इराक़ के अंदर जो बमबारी की अमेरिका ने, तो क्या उसे हम ईसाई दहशतगर्दी कहें, या इसराइल जो बमबारी भी उन चीजों से, केमिकल बम, क्लस्टर बम, जो कि बैन है पूरी तरीके से। इसराइल जो है, इसराइल जो 3 महीने जंग का हो उसमें भी बैन है पूरी तरीके से। इसराइल जो 3 महीने के बच्चे को किसी माँ के गोद में मार देता है गोली, तो क्या उसे यहूदी दहशतगर्दी करें? तो क्यों नहीं दहशतगर्दी कहते? कहना चाहिए उन्हें कि ये यहूदी दहशतगर्दी है, ये ईसाई दहशतगर्दी है, तभी आप ये इसका जवाब आपके पास है कि हाँ ये इस्लामी दहशतगर्दी। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और उस इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। और जहाँ जहाँ मुसलमान और इस्लाम, बल्कि इस्लाम की ये तारीख़ रही है कि जिस दिन से इस्लाम इस ख़ित्ते अर्ज़ पर आया है, उस दिन से बुराइयों का, जिस तरह से बुराइयों के ख़िलाफ़ ये जो खड़ा हुआ है इस्लाम, उसकी वजह से दूसरों की परेशानियाँ बढ़ी हैं। ठीक है। देखिए, एक आखिरी चीज मैं लूंगा, मुझे अब यहाँ पर एक वक्फा, आधा जुमला सिर्फ अर्ज करना है कि रूस हो या अमेरिका हो, आपने अमेरिका के घुटने टेकने की बात की थी, ये दोनों हजरात जो है या पूरा दुनिया मिल के इस खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है, इस्लामी आसार को, इस्लामी तहजीब को, इस्लामी कल्चर को, इस्लामी तारीख को, और लोगों को, महज़ब शहरियों को कैंपों में धकेलने की कोशिश कर रही है। 1 करोड़ सीरिया के लोग कैंपों में रह रहे हैं और बकिया तमाम लोग। तो ये पूरी साजिश इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ यूरोप की भी है और रूस की भी है, दोनों ब्लॉक। इस साजिश में खुद मुसलमान कितना जिम्मेदार है, इसका जवाब हम इस वक्फे के बाद लेंगे, क्योंकि एक छोटे से वक्फे का वक्त हो चला है। सवाल अभी अहम और भी हैं, आप देखते रहिए आलमी मंजर स्पेशल। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल में, और बहुत ही अहम इस वक्त हम सेशन में हैं। और डॉक्टर कमर तबरेज़
क्या इसमें ये जो कुछ भी मशरिक़ वस्ता में हुआ और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज बर्बाद हुई, चाहे सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, इसमें खुद वहाँ के जो बादशाह थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कितनी गलतियाँ रहीं, वहाँ के मुसलमानों की कितनी गलतियाँ रहीं कि वो उस तरफ चले गए जिस तरफ उन्हें बहकाया गया, भड़काया गया। देखिए, हम अगर हिंदुस्तान की तारीख पढ़ें तो ये कहा जाता है कि जो बाहर के लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान पर आकर हमला किया और फिर यहाँ के हुक्मरान बन बैठे, उन्होंने गलतियाँ क्या देखी थी? ये राजे रजवाड़े हुआ करते थे, छोटी छोटी स्टेट के, वो आपस में लड़ा करते थे। बाहरी जब आए तो उन्होंने देखा कि यार इन्हें तो बहुत आसान है इनको गुलाम बनाना और इन पर हुकूमत करना। तकरीबन ऐसा ही हाल तमाम अरब ममालिक का है। अल्लाह ने उनको तमाम नेमतें दी थी, तेल का ख़जाना दिया था, उनके पहाड़ जो हैं वो सोने के भरे हुए हैं, लेकिन उसका जो जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है तालीम के मैदान में या टेक्नोलॉजी के मैदान में, इन लोगों ने उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। बादशाहत रही और नाम एक सिर्फ जो है कि मुस्लिम ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, वो एक ढोते रहे, लेकिन उनके अंदर तमाम किस्म की बुराइयाँ थीं। उनके जो आवाम थे उन पर मजालिम के पहाड़ ढोए गए, लोगों को उठा लिया जाता था, ऐसे ऐसे तहखानों में बंद कर दिया जाता था, इज़ाएं दी जाती थी। सद्दाम हुसैन के दौर में भी गैस चैम्बर्स थे भाई। हाँ, सद्दाम हुसैन के ज़माने में भी जब केमिकल हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ये इस किस्म का जब इंसानों पर, बशर अल असद पर भी यही इल्ज़ाम है, तो तमाम लोगों ने जो बुराइयां की। केमिकल सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी दौलत आपके पास थी तो आपको तो सुपर पावर होना चाहिए था। दूसरे लोग, बरतानिया और अमेरिका के लोग आकर के आपकी दौलत लूट करके ले जा रहे हैं और ऐसा नहीं था जो सदारत कर सके और तरक्की कर रहे हैं। इससे एक जुड़ा एक सवाल ये मैं आपसे जवाब उसका लेना चाहूंगा जावेद जमील साहब। हमने अभी खबर पढ़ी है कि 34 मुल्क एक साथ, 34 इस्लामिक मुल्क एक साथ आए हैं दाइश के खिलाफ, दुनिया में फैली दहशतगर्दी के खिलाफ। सऊदी अरब उनकी लीडरशिप कर रहा है इसमें, हालांकि ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया और इराक को शामिल नहीं किया गया है। 34 मुल्कों का साथ आना, क्या हम इससे भी जोड़ें? मगर उन्होंने डिनाई हाँ, हाँ, इससे हम जोड़ें ये जो जॉन कैरी की और सरगेई लावरोव की जो मुलाकात। लुत्फ की बात यह है कि ये सारे ममालिक हुए हैं जिनके ऊपर इल्जाम दाइश को क्रिएशन करने में पूरी तरीके से मुआविन होने का इल्जाम है। सब के ऊपर इल्जाम जाता है, सब अमेरिका के साथ मिलके, और ये सब उस ब्लॉक जो वो नया ब्लॉक डेवलप हुआ है रशिया और ईरान और इराक का, ये कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की एक तैयारी है और वही चाहते हैं कि तो अगर ये भी अमेरिका की शह पर बने। बिल्कुल तय, ये तो सऊदी अरब और कतर और यूएई अमेरिका के बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उनके सबसे क्लोज अलाइज हैं और उनके इशारे पर बने हैं। और इनकी अब कोशिश ये है कि अगर सीरिया से दाइश खत्म होता है तो उसका क्रेडिट किसी तरह रूस को या उस ग्रुप को ना मिल जाए, तो और उसका क्रेडिट इनको मिले, क्योंकि अब उनको ये नजर आ गया। पहले उनकी कोशिश ये थी कि दाइश को उस वक्त तक बरकरार रखा जाए जब तक बशर अल असद का खात्मा नहीं हो जाता। हम इस सूरत में तो सीरिया को और ज्यादा तबाह होते देखेंगे जब 34, 35, 36 मुल्क एक साथ फ्रांस ने इराक में बमबारी शुरू कर दी। ये जो चीजें हैं, मैंने अर्ज किया कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और आसार इस्लामी को वहां पर खत्म करने की साजिश है। और अब जो ये इल्जाम आ रहा था रूस और अमेरिका के ऊपर, उस इल्जाम को बदल के खुद मुस्लिम मुल्कों के ऊपर ये इल्जाम डाल देना है। और मुस्लिम ममालिक का मामला ये है कि मैंने अर्ज किया, हुकूमतों की सोच अलग है और अवाम की सोच बिल्कुल अलग है। तो जो हुकूमतें हैं वो अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, अब बास पार्टी की जो रूस नवाज पार्टी रही, हमेशा वह 30-40 साल से वही हुक्मरान है। इसी तरीके से जो ये अमेरिका नवाज सऊदी लोग हैं, ये भी अपना वहां पर 70 साल से वहां हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अवाम को तो हुक्मरानी का कोई मौका ही नहीं है, न इस्लामी जमहूरियत है, न जदीद जमहूरियत है, कोई जमहूरियत नहीं है, अवाम के ऊपर जुल्म है। तो ये वो रीजन है कि बड़ी आसानी से इन हुकूमतों को इस्तेमाल कर लिया गया जो इस दुनिया में दादागिरी करने वाले ममालिक हैं और दुनिया के पर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी थोपने वाले ममालिक ने इनको अपना हलीफ बना लिया। और इन जब तक ये सरकारें वहां पर कायम रहेंगी, वहां किसी किस्म के अमन की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाकायदा रिपोर्ट आई है कल के अखबार में, अमेरिका के अखबार में छपी है कि किस तरीके से दाइश को अमेरिका और इसराइल और CIA ने मिलकर क्रिएट किया है। और ये खिलाफत का उन्होंने बाकायदा स्टडी किया कि खिलाफत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी तरफ मुसलमान बहुत तेजी के साथ माइल अट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए खिलाफत का एक स्लोगन दिया गया, बाकायदा स्लोगन भी CIA ने उनको दिया।
और इस स्लोगन के जरिए अवाम के अंदर एक, जब वो इराक के अंदर दाखिल हुए दाइश, तो अमेरिका को परेशान हुई। तो गोया पिछले 2 साल से जो चल रहा था कि जब इराक में दाखिल होती थी दाइश, तो अमेरिका उसको अपना दुश्मन समझता था, लेकिन सीरिया में उनका दोस्त था, सीरिया में उनको पूरे हथियार फराहम किए जा रहे थे, उनकी पूरी मदद की ठीक जा है। रही अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी में चेंज लाया है, उसके मद्देनजर अब यही बात सामने निकल कर आई है कि वो किसी भी सूरत में सीरिया, लीबिया या इराक की बर्बादी का जिम्मा अपने सर नहीं लेना चाहता। इसीलिए 34 इस्लामी मुल्कों का भी एक ब्लॉक बना है, जो शायद बाद में अपने सर ये क्रेडिट लेगा, ना चाहते हुए भी, कि सीरिया को उसी ने बर्बाद किया, इराक को भी उसी ने बर्बाद किया। क्या होता है मुल्क में और क्या होता है आगे दुनिया में, हमें देखना होगा और समझना होगा कि आखिरकार दूसरे मुल्कों का दखल हमारे मुल्कों को, यानी हम ये सीरिया और इराक की तरफ से कहें तो उनके मुल्कों को किस तरफ ले जाता है। आदमी को खुद समझना होगा कि जो उनका एक रहनुमा बनकर या उनकी मदद करने के तौर पर आता है, वो कहीं उन्हें अंधेरे में ना ले जा रहा हो, कहीं उन्हें कत्ल गारत की तरफ ना ले जा रहा हो। ये बात सीरिया, लीबिया और बाकी इस्लामिक मुल्क जो अभी बचे हुए हैं उन्हें सोचनी होगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया बर्बादी की कगार पर है। दाइश जैसे न जाने कितनी तंजीमें वजूद में आ चुकी हैं, जो हर कहीं अपने अपने वजूद में होने का अब सबूत दे रही हैं, और इस तरफ संजीदगी से सोचना होगा। आलमी मंजर स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।